नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। मैं आ गया हूँ लेकर के 1000 हिंदी साहित्य के प्रश्नों को और इसको हम सीरीज के क्रम में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस 1000 प्रश्नों में हिंदी की सभी विधाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि आज पहली क्लास है। ये भाषा से संबंधित प्रश्नों पे आधारित रहेगी। तो बिना किसी लाग लपेट के हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिंदी वात्सल चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ताकि आने वाले सभी तरह के हिंदी से जुड़े हुए या फिर हिंदी से जुड़ी हुई परीक्षाओं की अपडेट के लिए आपको जो भी सूचना है मिलती रहे। तो सीधे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। इसके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिख रहा है कि हिंदी, मराठी, वैदिक संस्कृत, लोक संस्कृत और इस तरह के 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है जो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वैदिक संस्कृत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब हम देखेंगे कि दो दे रहा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं। आप जानते हैं कि जो भाषा परिवार है वो 4 तरह की है: भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय यूरोपीय, द्रविड़ और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और ये ऑप्शन में भी चारों दिया हुआ है। तो जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की बात है कि ये भाषाएं किस भाषा परिवार से हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार से मिलती हैं। दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा के रूप में जानी जाती है। भाषा के मूल रूप पूछ रहा है प्रश्न में, और दिया है ऑप्शन में कि लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो भाषा का जो मूल रूप होता है मित्रों, तो वो होता है हमारा मौखिक रूप, यानी कि भाषा को हम सबसे पहले अगर किसी रूप में व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक रूप यानी कि बोल के व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। ये कह रहा है खड़ी बोली का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में। तो आप याद करिए भारतेंदु को, और 1873 की वो घटना है कि हिंदी अपनी नई चाल में ढली, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन 19वीं शताब्दी में हिंदी का साहित्यिक रूप जो खड़ी बोली बनती है ये विकसित होता है। अगला प्रश्न भी दे रहा है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। हिंदी को हिंदी को मतलब कि संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। ऑप्शन के तौर पे 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 53 और 14 सितंबर 50। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। आप ध्यान दीजिए कि इस दिन को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। कौन क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी अगर पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन के तौर पे चांद, सुधा और सरस्वती प्रताप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सरस्वती पत्रिका में, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक संपादन किया और भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित बनाने की भूमिका में अग्रणी दिखे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई। यानी कि जो हम खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हैं वो दक्षिण में किस रूप में अपने विकसित हुई। इसमें दिया है कि द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा कि जो हमारा उत्तर में खड़ी बोली कहलाता है वो दक्षिण भारत में दक्कनी हिंदी के रूप में समझी जाई जाती है, बोली जाती है। अब अगला प्रश्न है 8वां कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी। राजकाज की भाषा यानी कि जो राज की भाषा है, जिसमें राजा
कि राज्य में कागजी कार्रवाई की जा रही है या फिर बोलचाल की भाषा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। हिंदी तो हो नहीं सकती। उर्दू, अरबी, फारसी में ही लड़ाई है कि राजकाज की भाषा मध्यकाल की बात कर रहा है, यानी कि जब मुगल एम्परर जो थे, मुगल साम्राज्य था, उस समय की बात पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। फारसी भाषा जो थी वो राजकाज की भाषा थी मध्यकाल में। अगला प्रश्न ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान की संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न दे रहा है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थीं? आप याद करिए हिंदी साहित्य के इतिहास में कि किस किस आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की किस भाषा बोलियों में लिखा जा रहा था। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की भाषाएं थीं? तो आप ध्यान दीजिए कि वैदिक काल में हम जब देखते हैं तो संस्कृत, आधुनिक काल में खड़ी हिंदी, प्राचीन में भी बहुत सारी अपनी अपनी लिपियां थीं। तो बच जाता है मध्यकाल, अर्थात ऑप्शन बी, मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी में रचनाएं लिखी गईं, जिसमें ब्रजभाषा में सूरदास, अवधी में मलिक मोहम्मद जायसी ने, गोस्वामी तुलसी ने और इस तरह के लोगों ने लिखा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5, 8। तो इसका जो सही उत्तर है वो 5 हो जाएगा। हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है और कुल बोलियों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि बुंदेली कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो जो हिंदी की उपभाषा की जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, इस तरह के भागों में बांटी गई हैं। और ये जो बुंदेली और कन्नौजी है ये आपकी ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि अपभ्रंश से। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास मानते हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश में बोली जाती है? ये तो आप लगभग आप लोगों को सबको पता होगा कि मूलतः किस प्रदेश में बोली जाती है। तो ये नहीं होगा और मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। इन दोनों में लड़ाई है, तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा बिहार। बिहार के भोजपुर से भोजपुरी निकली है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली हिंदी से, ब्रजभाषा से, अवधी से, बांगरू से। तो जो मानक हिंदी का विकास है वो ऑप्शन अ यानी कि खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। भारतेंदु बाबू ने 1873 में ही खड़ी बोली के रूप में हिंदी को नई चाल में ढलते हुए देख पाते हैं। अगला क्या है कि भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? अब आप ध्यान दीजिए कि भाषा की ये सारी विशेषताएं हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। आपको अंदाजा लग गया होगा विकल्प से कि क्या इसका अशुद्ध तथ्य है और वो होगा ऑप्शन बी, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? भाषा तो बिल्कुल सामाजिक वस्तु है, क्योंकि हम समाज में जाके ही तो भाषा को बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, दूसरों से सुन पाते हैं, दूसरों का बोला विचारों का विनिमय कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ये 3 जो है वो विशेषताएं हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा को हम अनुकरण से भी, नकल करके भी सीखते हैं। अगला प्रश्न है लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक है, सूत्र है, प्रतीकात्मक है, चित्र है। तो सबसे पहले मानवों ने लिपि के रूप में पत्थरों पे केवल चित्र आकृतियों के माध्यम से अपने अपने भावों को उकेरा, यानी कि चित्रलिपि जो है लिपि के विकास की
पहली सीढ़ी है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति बिहारी, कलेक्टर सिंह केसरी और घनानंद। तो इसका आप बहुत सीधा उत्तर है कि मैथिल में पदावली, मैथिली भाषा में पदावली या फिर कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इस तरह की रचनाएं लिखने वाले महान कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? आप दो चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि ऑप्शन के तौर पे अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली दिया हुआ है। तो जब कृष्ण काव्य की अपार संपदा की बात आएगी तो कृष्ण यानी कि मथुरा से संबंधित घटना है, यानी कि ब्रजभाषा में है। जब राम की बात आएगी तो वहाँ पे अवधी हो जाएगी। फिलहाल कृष्ण की बात हो रही है तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब दिया है 20वां प्रश्न है कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की है? आप ध्यान दीजिए कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। आप ऊपर एक प्रश्न हल किए हैं बुंदेली और कन्नौजी, जो कि पश्चिमी हिंदी में आती है। यहाँ भी उनको मेंशन किया गया है। इसी तरह के प्रश्न बनाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिला जुला रहता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? ऊपर हमने देखा कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। तो जाहिर सी बात है कि फारसी ही वो भाषा थी जो हिंदी पे प्रभाव डाल रही थी उस समय। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? आप ध्यान दीजिए कि उर्दू लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसका उत्तर जो होगा, ऑप्शन जिसमें दिया है ब्राह्मी, खरोष्टी और चित्रलिपि, शुद्ध लिपि, तो खरोष्टी लिपि जो है वो उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो तमिल तो बिल्कुल नहीं लिखी जा रही है, बांग्ला भी नहीं, पंजाबी भी नहीं, लेकिन मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि मेवाती हड़ौती, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेवाती हड़ौती तो ऐसा एक शब्द है। हड़ौती, ढूढ़ाड़ी, जिसको जयपुरी बोलते हैं, बोलियां हिंदी में किस वर्ग में बोली जाती हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया है पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, इसका जो सही उत्तर होगा वो हड़ौती और मेवाती है, वो राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन के तौर पे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि और शारदा लिपि। तो भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास जो प्राचीन के ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? हिंदीतर भाषी राज्य, आप ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश भी हिंदी बोला जाता है, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ज़्यादातर, इसलिए इसको हिंदी इतर भाषी राज्य के अंतर्गत देखा जाता है। ऑप्शन द यानी कि महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? तो इसका जो उत्तर है वो 26 जनवरी 50, 25 जनवरी 64, 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 65 तक। तो ऑप्शन बी जो है 25 जनवरी 1964 तक की गई थी। हिंदी में दिया है कि हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ऑप्शन के तौर पे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मानक भाषा, जनभाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिसमें टकसाली भाषा जिसे कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा जिसे कहते हैं, उसी को हम मानक भाषा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये
पंक्ति पूछा हुआ है कि काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, कि जामे रस कछु होत हैं, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय। पूछ रहा है कि किसकी पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सत्यनारायण कविरत्न की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की और मैथिली शरणगुप्त की। तो ये जो पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक और भी भाषा के संदर्भ में कि निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? खड़ी बोली गद्य के विकास में ऑप्शन के तौर पे दिया है कि सदल मिश्र, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, अमीर खुसरो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का सबसे फेमस जो ग्रंथ है, ये बहुत सरल प्रश्न है, वो है अष्टाध्यायी, जिसके माध्यम से पाणिनि ने भाषा में एक रूपता लाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? पुरानी हिंदी कहने वाले सबसे पहले आप जाने कि पुरानी हिंदी कौन कहा है, तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। और पुरानी हिंदी किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश के समानार्थक माना गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना गया है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना गया है? सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ओ, कि पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित होती हैं? तो जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं वो अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से विकसित होती हैं, अर्धमागधी रूप से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? अब ध्यान दीजिए कि पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया पूछ रहा है, वाक्य बनने की प्रक्रिया पूछ रही है, तो यहाँ से भी हम अर्थ लगा लेंगे, पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। जब वाक्य बनने की प्रक्रिया पूछ रहा है यानी कि ये चीज वाक्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पाली पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? लौकिक संस्कृत, पुरानी हिंदी, सरोसैनी, वैदिक संस्कृत। तो ये वैदिक संस्कृत से विकसित हुई भाषाएं हैं। ऑप्शन ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदुई, उर्दू में से हिंदुस्तानी शब्द का समर्थन किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वें नंबर में पूछ रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, मगही, बघेली। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। खड़ी बोली को हम कौरवी नाम से जानते हैं और कौरवी नाम दिया है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है कि अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? आप ध्यान दीजिए कि अवधी जिसमें सबसे ज़्यादा राम काव्य लिखा गया है, और ऑप्शन के तौर पे क्या दिया है? बस्ती, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या। और राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या। इसलिए अगर हम थोड़ा सा एलिमिनेट भी करेंगे तो ऑप्शन द इसका अयोध्या सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है कि खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? पहला प्रश्न सोचिए क्या कहना चाहता है कि खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस रूप में किया जाता है? यानी कि जो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के में अर्थ में होता ही होता है, उसके अतिरिक्त किस रूप में और होता है? शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में,
तो जो खड़ी बोली हिंदी है वो दिल्ली और मेरठ के आसपास लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ की लोक बोली भी हो जाती है, इसलिए दूसरा अर्थ लोक बोली के अर्थ में होता है। अब पूछ रहा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है। ये ऊपर मैं बता चुका हूँ अभी अभी, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। अगला है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो स्वयंभू हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। 1963 में, 61 में, 64 में, 62 में। तो इस जो राजभाषा अधिनियम है वो सन 1963 में पारित किया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ। 60 में, 67 में, 65 में, 69 में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1967 में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो 45वें नंबर का है कि 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे। उस राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे, ये 5, 11, 21, 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो 21 है। 21 सदस्य थे उसमें और बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के, महात्मा गांधी के, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबू शिव प्रसाद के। तो हिंदी हिंदुस्तानी भाषा विवाद संबंधी में हिंदी की विजय के जो शलाका पुरुष सामने आते हैं वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। इन्होंने हिंदी के समर्थन में हिंदी को विजय दिलाई थी। अगला प्रश्न है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है। किस युग के नाम से अभिहित किया है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को। भारतेंदु युग, खड़ी बोली हिंदी युग, आधुनिक युग और लाल युग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी लाल युग के नाम से किया है। अगला प्रश्न 48वें नंबर का है कि किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा गया है। आप ध्यान दीजिए कि ये सीधे पूछेगा और नहीं भी सीधे पूछेगा तो मिलान में पूछ सकता है। प्रचार युग कहा गया है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा गया है। तो 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं और 17वीं। तो आप ध्यान दीजिए कि हरिश्चंद्र के आने के बाद, भारतेंदु के आने के बाद हिंदी अपने जोरों पे थी, यानी कि 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा गया है। ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मलयाली का संबंध किससे है। मलयाली जो बोली है उसका संबंध किस तरह के भाषा क्षेत्रों से है। राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो संबंध है मलयाली का वो पहाड़ी से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न होगा इस सीरीज का कि पूछ रहा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली और अवधी में से। तो इसका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली है, क्योंकि मैथिली तो बिहारी में आएगी, बांगरू पश्चिमी में आ जाएगी, ब्रजभाषा भी पश्चिमी में, अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी में आती है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह के 1000 प्रश्न हम करने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो आप हिंदी वात्सल्य के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिले। और इसी तरह के प्रश्नावलियों के सीरीज को लेके चलते रहेंगे। अगली क्लास जो आने वाले समय में आएगी, आज भाषा पे हुई, अगली क्लास हम अगर आए तो किसी साहित्य के दूसरे विधाओं को लेकर आएंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास पे फोकस्ड होगी। इसी तरह की कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध से फोकस सारी क्लासें होंगी जिसमें हम 1000 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ। मिलते एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।